नमस्ते बच्चों, मैं हरे कृष्ण शर्मा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अपना जो अध्याय चल रहा है, इतिहास के संदर्भ में संघर्षकालीन भारत, और उसका ये आज 7वां भाग लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज के इसमें अपन मुगल कालीन शासकों के इतिहास को समझते हुए मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे अधिक चर्चित शासक जो अकबर था, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की और उसके बाद हुमायूं ने कुछ समय शासन किया और मुगल सल्तनत या मुगल शासन को सर्वाधिक रूप से भारत के इतिहास में जो चर्चा बनाया वो अकबर के द्वारा था। अकबर के शासनकालीन कार्य प्रणाली जहाँ एक और क्रूरता से भरी हुई थी, तो उसने अनेकों नेक सामाजिक सरोकार से संबंधित भी कार्य किए, जिनको अपन इस वीडियो में ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अकबर का शासन भारत में 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को दिल्ली का शासक बना। अकबर का जन्म अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। जब इसका पिता की मृत्यु हुई तब ये बहुत कम आयु का था, लेकिन मुगल सेनापति का विश्वास पात्र सेना नायक बैरम खान ने एक ईंटों का सिंहासन बना करके इसका राज्याभिषेक किया और मुगल सत्ता का उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं को मुगल वंश का संरक्षक एवं दरबार का संरक्षक घोषित किया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई, जो भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसमें अफगानों की पराजय हुई। और ऐसा कहा माना जाता है कि इस युद्ध में हेमू, जो अफगान सेनापति था, उसको एक गलत स्थान पर तीर लगने से वह घायल हो गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हेमू की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि अफगानों का शासन मुगल वंश के हाथ में आ गया। हेमू मोहम्मद आदिल शाह का एक सुयोग्य हिंदू सेनापति था, विश्वास पात्र था। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 युद्ध लड़े और 22 युद्धों में ही उसने विजय प्राप्त की। और इस विजय के कारण हेमू को राजा विक्रमजीत की उपाधि से भी नवाजा गया। इस प्रकार से भारत में धीरे धीरे मुगल सत्ता आगे बढ़ना प्रारंभ हुई।
अकबर के नेतृत्व में। आगे अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति को फैलाते हुए 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा और चुनार का किला छीना। आगे चलकर उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला भी जीत लिया और उसके इस विजय अभियानों को देखते हुए राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला स्वयं अकबर को सौंप दिया। राजस्थान के इतिहास में अकबर के विभिन्न विजय अभियानों के अंतर्गत 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों के राज दरबारों ने अपने किले अकबर को दे दिए। इसके बाद अकबर का प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ गया, इसलिए उसने गुजरात और बंगाल क्षेत्र पर भी धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर दिया। विभिन्न प्रकार के राजाओं को पराजित करते हुए अकबर का सामना मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप से होना था और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति और अकबर का विश्वास पात्र राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना को सफलता प्राप्त नहीं हुई और प्रताप ने मुगलों की अधीनता को भी स्वीकार नहीं किया। मुगल सेना ने के वापस लौटते ही अकबर द्वारा जीते गए विभिन्न मेवाड़ के क्षेत्रों को महाराणा प्रताप ने अपनी शौर्य वीरता के द्वारा पुनः हासिल कर लिया। अर्थात मेवाड़ राजवंश पर मुगल सेना का स्थापत्य कभी नहीं हो सका। ये ख्वाहिश अकबर के मन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रही, लेकिन अकबर ने बाद में इस ओर ध्यान न देते हुए अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की योजना चलाते हुए कई स्थानों पर उसने विजय प्राप्त की। इसके कारण से मुगल सत्ता का प्रभाव भारत के लगभग सभी दिशाओं में फैलता हुआ चला गया। इन विजय अभियानों को देख करके अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा और मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद भी 1600 ईस्वी में हेमतनगर जीता। इसके बाद 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की, जो अकबर की अंतिम विजय थी। इसके आगे गुजरात विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि से भी अकबर ने नवाजा। बाद में 1605 ईस्वी में स्वयं अकबर एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चल बसा और उसे सिकंदरा के पास एक मकबरा बना करके दफनाया गया और ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव था, अर्थात बौद्ध स्थापत्य शैली से इस मकबरे को बनाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रकार के
महत्व के कार्य भी करवाए और इसके कारण से उसको एक अलग प्रकार के शासक के रूप में भारत के इतिहास में जाना जाता है। अकबर ने पुर्तगाली मिशनरियों को बुला करके धर्म शास्त्रीय चर्चा की और इसके लिए धार्मिक इबादत करने की दृष्टि से आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक इबादत खाना का निर्माण कराया। 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म का उसने प्रवर्तन किया और इस धर्म में सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू राजा बीरबल थे। अर्थात दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला पहला अगर कोई हिंदू राजा था तो वो बीरबल था। सभी धर्म गुरुओं के सम्मान करने के साथ साथ उन्होंने जैन मुनि हरिहर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की और 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर भी जारी किया। साथ ही राजपूतों के साथ अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए अकबर ने कई राजपूत शासकों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अनेक के साथ में साथ साथ शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से कई राजपूतों की शक्ति को उसने अपने अधीन कर लिया। राजपूत राजाओं के संधि अभियान में सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अकबर से संधि की आमेर के कछवा शासक राजा भारमल व भगवान दास ने और साथ ही आमेर राजघराने ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध भी अकबर से स्थापित किए। आगे चल कर के 1564 ईस्वी में अकबर ने जो जजिया कर चलता था मुगल वंश साम्राज्य में उसको समाप्त कर दिया। ये जजिया कर एक धार्मिक कर हुआ करता था और इसके बाद गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1584 ईस्वी में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकबर जहाँ एक और साम्राज्य विस्तारवादी शासक था तो वहीं दूसरी ओर उसने अनेक इस प्रकार के भी कार्य किए जिसके कारण से मुगल सत्ता का भारत के लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा नहीं हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोण के कार्य भी अकबर ने किए।